तो दोस्तों आज हो गया 2 फरवरी 2022 बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कई बड़े नामों के गायब होने से राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। जहां भाजपा ने योगी आदित्यनाथ सरकार में महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह का सरोजनी नगर से टिकट काट दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव को टिकट नहीं दिया है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बजट को शून्य करार दिया था। अब राहुल गांधी की प्रतिक्रियाओं पर वित्त मंत्री ने अपनी बात रखी है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि ट्विटर पर टिप्पणी करने से कुछ नहीं होता, वो पहले कुछ करके दिखाएं। वित्त मंत्री ने कहा है कि मुझे उन लोगों पर दया आती है जो बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं सिर्फ इसलिए कि आप ट्विटर पर कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं। ये आपके काम नहीं आएगा। पहले उन्हें कांग्रेस शासित राज्य में कुछ करना चाहिए और तब इसके बाद इसके बारे में बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केंद्रीय बजट को लोगों के अनुकूल और प्रगतिशील बताया है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वित्तीय दस्तावेज अधिक बुनियादी ढांचे, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ ही साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आम बजट 2022 पेश कर दिया गया है। इस बार के बजट में डिजिटल करेंसी पेश करने की भी बात कही गई है। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि देश में एक सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा लॉन्च की जाएगी। इस मुद्रा को भारतीय रिजर्व बैंक लॉन्च करेगा जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मंगलवार को कई ब्राह्मण संगठनों के प्रतिनिधियों ने भेंट किया और उन्हें अपने समर्थन का भरोसा दिलाया। उन्होंने अखिलेश यादव को उनकी बातें धैर्य से सुनने और मांग पत्र में दी गई मांगों को पूरा करने का आश्वासन देने के लिए धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि विधायक विनय तिवारी के नेतृत्व में पहुंचे ब्राह्मण संगठनों ने मांग पत्र में कहा है कि भगवान परशुराम की जयंती पर पूर्व में दिए गए सार्वजनिक अवकाश को पुनः बहाल किया जाए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मेरठ के सरधना में प्रभावी मतदाता संवाद के दौरान सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि ये जो लाल टोपी लगाकर और जालीदार टोपी जेब में रखकर घूमते हैं उन्हें जवाब देना होगा। अखिलेश यादव को ना कोरोना का टीका पसंद है ना माथे का टीका पसंद है। भाजपा की सरकार गरीबों, महिलाओं, युवाओं के लिए काम करती है। अगर सपा गठबंधन यूपी के 24 करोड़ लोगों के लिए सुरक्षा के लिए खतरा है तो भाजपा गठबंधन 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से संसद में पेश किए गए बजट को किसानों के साथ भारी धोखा बताया है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने किसानों को कोई राहत नहीं दी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने एमएसपी का बजट कम कर दिया है। इससे लगता है कि सरकार एमएसपी पर खरीदारी नहीं करना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर बड़ा हमला किया है। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वेस्ट यूपी को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की जा रही है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा है कि 2 लड़के जोड़ी बनाकर आए हैं, एक ने दंगे कराए और दूसरा दिल्ली में बैठकर तमाशा देखता रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाजपा नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल में यातनाएं दी गई। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन माहौल को सियासत ने गर्म कर रखा है। आपको बता दें कि सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के कस्बा हर्रा में प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे। इस दौरान कस्बा हर्रा में प्रत्याशी रफत खान के साथ उन्होंने रोड शो भी निकाला। इस दौरान मुस्लिम मतदाताओं की काफी भीड़ मौजूद रही असदुद्दीन ओवैसी के साथ। इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी के साथ युवाओं के सेल्फी लेने की होड़ लगी रही। वहीं असदुद्दीन ओवैसी सिवाल खास से ही वापस दिल्ली लौट गए हैं। आपको बता दें कि मेरठ शहर विधानसभा सीट के लिए डोर टू डोर कार्यक्रम रद्द हो गया है। एमआईएम के जिला अध्यक्ष चौधरी फहीम ने बताया है कि जिला प्रशासन ने शहर सीट के लिए अनुमति नहीं दी, जिसके कारण जनसंपर्क कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, जबकि सिवाल खास के लिए अनुमति दे दी गई थी। आज मुल्क किस दौर से गुजर रहा है यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज ही के दिन बजट पेश किया गया है। उस बजट के अंदर दोबारा आपको क्या क्या सपने दिखाए गए हैं।
अगर आज भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि हम ये करने वाले हैं आने वाले वक्त के अंदर, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, जो आप हर जलसे के अंदर ये बताइएगा कि आपको झूठे सपने दिखाए जाते हैं। मैं अपने शहर, अपने जिले के बारे में अगर बताऊं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जब 2016 के अंदर वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यह घोषणा की, ऐलान किया कि हम 2022 तक हर बेघर को घर देंगे, जिसके सर के ऊपर छत नहीं हम उन्हें छत देंगे। करोड़ों रुपए मेरे और आपके पैसों से पूरे मुल्क के अंदर होर्डिंग्स लगाए गए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, बड़े बड़े नेशनल अखबारों के अंदर फुल पेज के एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना। मैंने 8 दिन पहले अपने जिले का जब मायना किया, जब रिव्यू किया कितने गरीबों को घर मिले हैं, तो सुनिए आंकड़ा और बताइए जाकर हर लोगों के बीच में कि 52,000 लोग ये सपना देखते रहे 2016 से। सभी ने आवेदन किया, एप्लीकेशन दिए, क्वालिफाई हो गए कि हमें अब घर मिलने वाला है। 2022 को यह स्कीम जब खत्म होने के लिए आ रही है और जब उसका रिव्यू किया गया तो महज एक जिले के अंदर 22,000 लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, क्वालिफाई हो गए थे, लेकिन दिया कितनों को? तो महज 350 लोगों को दिया गया है। मैं अपने औरंगाबाद जिले की बात कर रहा हूं, कहां 52,000 लोग जो दिन और रात गरीब लोग ये सपना देख रहे थे कि मुझे मेरे छत मिलने वाली है। मुझे जो वादा किया गया था वजीर आजम ने कि हर बेघर को घर देंगे, 52,000 और कहां 350। तो ऐसे ही सपने बार बार दिखाए जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपके बीच में आकर बताना चाहते हैं, हम आपको हकीकत से आगाह कराना चाहते हैं। लेकिन भूल जाइए दोस्तों, ये इलेक्शन ऐसा है कि आपको अलग अलग राजनीतिक पार्टी आएंगे, अलग अलग राजनीतिक पार्टी आकर आपको ये समझाएंगे, ये बताएंगे कि क्यों हमने अपना वोट बांटना चाहिए। अगर वो आपको ये बताएंगे तो उनको ये कहना, हां मेरा वोट पिछले कई सालों से बढ़ता आया है, मुझे यही बताया गया है कि मेरा वोट कभी इसके पास चले जाएगा, कभी उसके पास चले जाएगा। लेकिन ये एक वक्त ऐसा है, ये एक वक्त ऐसा है कि तुम्हारे गले के अंदर किसी का भी मफलर हो, झंडा किसी का भी पकड़े हो, इंशाअल्लाह इलेक्शन के दिन जब तुम जाओगे और उस बटन को दबाओगे तो कुदरती तौर के ऊपर तुम्हारा हाथ खुद ब खुद उस बटन की निशानी के ऊपर जाना चाहिए। और थाना भवन के हमारे जो उम्मीदवार है इकराम कुरैशी साहब, उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। थाना भवन के बहुत सारे नौजवान बुजुर्ग, हमारी माएं और बहनें इस इंतजार के अंदर होगी कि असदुद्दीन अवैसी साहब दोबारा आएंगे। उनसे ये वादा करना कि एक बार इकराम कुरैशी साहब को वहां से जिताइए, इंशाअल्लाह उनके जीत के जश्न में असद साहब भी आएंगे और तमाम मजलिस के जिम्मेदारान भी आएंगे और हम साथ मिलके ये जश्न मनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ और बहनों कि इस बार के इलेक्शन में आप हमें मायूस नहीं करेंगे। इस